स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। आज हम लोग बात करेंगे ब्रेक थ्रू स्टार शॉट के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो हिसाब ये लगा है कि अभी प्रैक्टिकली अगर बात करते हैं कि मतलब अच्छे से जो लोग साइंटिस्ट में हैं, इसरो में हैं, नासा में हैं, ईसा में हैं, या जिनके पास स्पेसएक्स में भी हो, अगर आप मुंह खोल के बोलते हैं कि मेरे को इंटरस्टेलर ट्रैवल करना है, यानी कि दो तारों के बीच में जाना है, यानी यहाँ जैसे मान लीजिए धरती के इसमें सन से अल्फा सेंचुरी तक जाना है, लोग बोलेंगे भैया नहीं किया जा सकता अभी इस समय, यानी 2020 में जिस टाइम मैं ये बना रहा हूँ, सीधा सीधा इम्पॉसिबल है। तो हिसाब ये बनता है कि इंसान को तो भेजने का बात खत्म हो जाता है, लेकिन प्रोब जरूर भेज सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने वॉयेजर प्रोब भेजा था, तो वॉयेजर प्रोब इंटरस्टेलर डिस्टेंस के लिए नहीं बनाया गया था, वो बनाया गया था आउटर प्लैनेट स्टडीज के लिए, लेकिन भेज तो पाए। तो प्रोब में लाइफ एक्सपेक्टेंसी का समस्या नहीं है, तो प्रोब लंबी दूरी को तय कर सकता है। तो हिसाब तो ये बना, लेकिन बात ये बनता है अगर मान लीजिए प्रोब में हम कुछ मेहनत करके भेज भी दें और प्रोब का ये बनता है कि भैया 1000 साल बाद वहाँ जाएगा, तो कोई उसका फंडिंग ही नहीं करेगा, कोई रहेगा ही नहीं उसको देखने के लिए। तो हिसाब, और प्लस हम लोग गारंटी भी नहीं दे सकते इलेक्ट्रॉनिक्स 1000 साल तक चलता रहे। तो हिसाब ये बनता है कि हमें प्रोब का मिशन कर सकते हैं, लेकिन उस मिशन का टाइम लाइन एक इंसान के अंदर होना चाहिए। यानी कि आपने मिशन का स्टार्ट किया, वही लोग रहें जब मिशन का एंड देख सकें, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं स्पेस प्रोजेक्ट्स में, मतलब 10 साल का तो कोई मतलब ही नहीं होता, 10 साल तो लगता है पहुंचने में। तो ये स्पेस इंडस्ट्री में माना जाता है, जितने भी लोग रिसर्च करते हैं वो मान के चल रहे हैं कि टाइम लगे, लेकिन आप बोल दोगे 150 साल बाद तब भले भाई ना हो, वो नहीं चलेगा। तो यहाँ पे ये समझना जरूरी होता है कि कोशिश ये की जा रही है कि एक ह्यूमन लाइफ टाइम के अंदर मिशन किया जा सके, तभी वो मिशन वैलिड होता है, नहीं तो उस मिशन का कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो यही हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं स्टार शॉट के थ्रू से। तो हिसाब ये मतलब तारों पे इतना हम लोग फोकस कर रहे हैं, तो तिगड़म ये है कि अल्फा सेंचुरी जो है ये बहुत नज़दीक है हमारे, बहुत नज़दीक, मतलब सेलेस्टियल टर्म में हमारे लिए नज़दीक नहीं है, सेलेस्टियल टर्म में, यानी कि लाइट ईयर्स में अगर नापे तो सिर्फ 4 लाइट ईयर के बाद आ जाता है। तो ये बहुत नज़दीक है, मतलब बाकी सब तारों के बहुत नज़दीक है। और ये एक तारा सिस्टम जो है, ये तारा में ही एक पूरा सिस्टम है, यानी कि यहाँ 3 स्टार्स चलते हैं मतलब एक दूसरे के बगल में। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब जनरली हम लोग बाइनरी स्टार दिखता है, सिंगल स्टार भी बहुत दिखता है, ट्रिपल स्टार सिस्टम बहुत रेयर होता है। ये हमारे घर के बगले में लगा हुआ है, और इसमें 2 प्लैनेट अभी तक सीधा सीधा कंफर्म हो चुका है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी बी और प्रॉक्सिमा सेंचुरी सी कंफर्म हो चुका है, और ये सब हो रहा है हमारे सबसे नज़दीकी तारे में। तो इंटरेस्ट जो है इस पर काफ़ी बढ़ गया है। हाँ, बात यह है कि दोनों प्लैनेट में से कोई भी हैबिटेबल नहीं हो सकता, क्योंकि हैबिटेबल जोन में होने के बावजूद एक ज़रा से ज़्यादा नज़दीक है एक छोटे तारे के, यानी कि वहाँ सोलर विंड से ही स्वाहा हो जाएगा एटमॉस्फेयर। दूसरे केस में वो बहुत ज़्यादा दूर है, तो मतलब लाइफ होने का चांसेस नहीं है, लेकिन प्लैनेट ज़रूर है। तो यही यहाँ पे हम लोग का पूरा फोकस है। एक तो ये हमारे नज़दीक है, ऊपर से यहाँ प्लैनेट दिख रहा है, पहला एक्सो प्लैनेट जिसमें एटलीस्ट सोच सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक्सो प्लैनेट मिल जाता है, लेकिन वो 200 लाइट ईयर की दूरी पे है, तो डिस्कशन ही नहीं, वो तो मतलब आप दिखाए कि वो 200 लाइट ईयर है, प्रोजेक्ट वहीं बंद कर दिया जाएगा। तो ये वैसा जगह पे जहाँ इंसान अब उतना लंबा दूर तक सोच सकता है, तो ये इसीलिए हम लोग इस पर इतना फोकस है। पहले तो ये तारा सिस्टम ही बहुत इंटरेस्टिंग है कि भैया 3-3 तारा बैलेंस कैसे कर रहा है, और ऊपर से इसमें 2 प्लैनेट अब ऑलरेडी मिल चुके हैं, और जहाँ 2 मिलते हैं चांसेस है कि और भी होंगे ही। तो हिसाब ये बनता है, इसीलिए इस पे इतना फोकस किया जा रहा है। ये स्टार शॉट के बारे में जब भी आप बात करेंगे, यहीं पे फोकस किया जा रहा है कि भैया तुम्हें अल्फा सेंचुरी वाले सिस्टम में भेजा जाएगा। तो हिसाब समझिए कि करना कैसे है ये मतलब एक रियल चीज़ है, जिसमें स्टीवन हॉकिंग से लेके मार्क जकरबर्ग से लेके सब लोग पैसा डाल रहे हैं, इंटेलिजेंस डाल रहे हैं। मतलब जिस टाइम मेरा प्रोजेक्ट बना था, मैंने नीचे वीडियो दे दिया है। तो ये सीरियस चीज़ है, फिजिक्स के अंदर किया जा रहा है। तो समस्या क्या है? तो समस्या ये कि हमारे पास अभी कोई ईंधन ही नहीं है जो पावरफुल हो। जैसे कि आप सैटर्न 5 देखते हैं, दादाजी रॉकेट है, मतलब स्टैचू ऑफ लिबर्टी के साइज़ का है, मतलब हमारा जो बड़ा सा मूर्ति बनाया हुआ उस साइज़ का है, मतलब। और ये है क्या? सिर्फ फ्यूल है, सिर्फ ईंधन है, 99% ईंधन है। तो हमारे पास कोई ऐसा फ्यूल नहीं जिसमें ऊम्फ हो, उसमें एनर्जी हो, है ही नहीं। यही सबसे बड़ा समस्या था कि ईंधन है ही नहीं है हमारे पास जो ऐसा पावर दे सके कि हमारा काम हो जाए। तो हिसाब ये बनता है कि अगर फिजिक्स में आप ऐसा समस्या में लटक गए, तो इलेक्ट्रिक ट्रेन वाला बात कर दीजिए कि भैया इलेक्ट्रिक ट्रेन में डीजल नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि वो बिजली से लेता है। तो वहाँ पर यही किया जा रहा है कि ठीक है, इतना बड़ा रॉकेट को भेजने की जगह सिर्फ पेलोड ही भेजो, पेलोड में ही मेन काम हो रहा है, तो पेलोड भेजो। तो हिसाब बनाएगा कि पेलोड को अलग रख लो और उसमें प्रपल्शन का सिस्टम मत रखो। प्रपल्शन का पावर यानी जो ऊर्जा चाहिए वो आप लाइट के थ्रू इसमें भेज सको। तो इससे यही हो रहा है, आप क्राफ्ट यानी पेलोड और मतलब प्रपल्शन दोनों अलग करते हैं। प्रपल्शन की एनर्जी अलग कर रहे हैं बेसिकली, कि प्रपल्शन हम इधर से देंगे, तुम बस जाओ।
तो ऐसा करने से आप क्राफ्ट को बहुत हल्का बना सकते हैं। और जिस बारे में हम लोग यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं, जो मैथमेटिक्स पे बात बन रहा है और लाइट स्पीड को छूने की बात की जा रही है, यानी कि एटलीस्ट 5% से 20% लाइट स्पीड पर ट्रैवल करने की बात हो रही है। तो हिसाब ये बन रहा है कि अगर वैसा आप करना चाहते हैं और आपके पास मान लीजिए लेज़र पावर फिक्स है, आप जितना हल्का रखेंगे क्राफ्ट उतना जल्दी एक्सेलरेशन होगा। टॉप स्पीड सेम होगा, मतलब जैसे मान लीजिए 1 टन का सामान है, वो भी वही टॉप स्पीड पे पहुंचेगा जहाँ हल्का वाला पहुंचेगा। हल्का वाला जल्दी पहुंच जाएगा, यानी जैसे मान लीजिए आपने लेज़र फायर किया, हल्का वाला 1-2 घंटे के अंदर अपना स्पीड पकड़ लेगा, मतलब जो उसका मैक्स स्पीड है। लेकिन भारी वाला को मतलब 1-2 हफ्ता तक आपको लेज़र चलाना पड़ेगा, तब जाके वो पकड़ पाएगा। तो फाइनल स्पीड दोनों का सेम होगा, लेकिन मतलब पिकअप यानी एक्सेलरेशन बहुत फर्क पड़ेगा। इसीलिए मतलब अगर आप कहीं पे लेज़र फायर कर रहे हैं तो उसको एम करना, और दूरी बढ़ते जा रही है तो एम करना मुश्किल हो जाता है। तो आप चाहोगे टाइम एकदम छोटा, मतलब तुरंत हम फायर किए, तुम तुरंत एनर्जी एब्जॉर्ब के लिए तुम तुरंत आगे चले गए। तो ये करने के लिए हिसाब बनता है ग्राम्स के अंदर बात करें, किलोग्राम नहीं, ग्राम्स के अंदर। और बेस्ट के सिनेरियो में हिसाब बन रहा है कि 1 ग्राम के अंदर हो पूरा का पूरा क्राफ्ट, जिसमें कैमरा हो, रेडियो ट्रांसमिशन हो, जितना चीज़ लगेगा वो सीधे सीधे इसके अंदर हो, क्या बोलते हैं, ग्राम के अंदर। ग्राम्स में भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी, और टन तो सोचना ही नहीं है। तो हिसाब यही बन रहा है, यही वर्किंग है, पूरा प्रिंसिपल यही है कि हमें ईंधन को हटा देना, क्योंकि ईंधन ही इतना भारी हो जाएगा कि रॉकेट आगे जा नहीं पाएगा। चलो ठीक है, ईंधन हटा दिया, ईंधन का काम कर रहे हैं लेज़र। लेज़र जाएगा सोलर सेल पे, सोलर सेल जाएगा आगे। अब बात है कि लेज़र आप मान लीजिए बहुत पावरफुल दे भी देते हैं और ये सेल बहुत बड़ा होता है या बहुत ज़्यादा हैवी होता है, तो वो पिकअप पकड़ ही नहीं पाएगा, टाइम ही नहीं, मतलब होगा कि हाँ 2 साल से उसको लेज़र मार रहे हैं तब जाके उसका थोड़ा पिकअप बढ़ रहा है, तो वैसे नहीं चलेगा। इसीलिए लेज़र को हम लोग को इतना पावरफुल बनाना है और क्राफ्ट को इतना हल्का बनाना है कि ये सारा काम आवर्स के अंदर हो सके, 1 आवर या 2 आवर इसके अंदर हो सके। सारा एक्सेलरेशन का काम वही है, क्योंकि उससे ज़्यादा देर आप लेज़र किसी चीज़ पे फोकस नहीं रख सकते, क्योंकि धरती स्टैटिक नहीं है, धरती घूम रही है, प्लस वो सन के इर्द गिर्द भी घूम रही है, प्लस हर चीज़ ब्रह्मांड में घूम रहा है, प्लस आप जिस चीज़ को भेज रहे हैं वो भी दूर जा रहा है। तो मतलब समझ रहे कि इतना ज़्यादा देर आप लेज़र कहीं पे फोकस नहीं रख सकते। तो यही वर्किंग्स है कि हमारे पास कोई ईंधन नहीं है। अगर ईंधन होता बम बम जैसे स्टार ट्रैक रन ट्रैक में है, तब तो कोई समस्या ही नहीं रहता, लेकिन ऐसा नहीं है। तो बात करते हैं लेज़र, हर जगह सुध उठ के बात होता है लेज़र्स पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो लेज़र्स की बात कर रहे हैं, जो पावर लेवल गीगावाट में आप लोग को बार बार सुनने को मिलता होगा, 100 गीगावाट का बात कर रहे हैं। तो ये पावर लेज़र हम लोग पहुँच चुके हैं। मतलब अगर आप अभी दुनिया का सबसे बड़ा लेज़र देखना चाहेंगे तो वो इनर्शियल कन्फाइनमेंट सिस्टम में लगाया गया है, यानी कि एक फ्यूजन रिएक्टर बनाने की कोशिश की जा रही है जिसमें लेज़र से इग्निशन करते हैं। फ्यूजन के साथ सबसे बड़ा समस्या ये है कि उसको इग्नाइट करना बहुत फजीयत पड़ता है। तो कई जगह पे मैग्नेटिक प्लाज्मा का इस्तेमाल किया जाता है कि मतलब प्लाज्मा को बनाओ, प्लाज्मा को मैग्नेट से कन्फाइन करके उसको हीट करो, या कुछ कुछ केसेस में लेज़र से इग्नाइट किया जाता है। तो यहाँ पे ये लेज़र सिस्टम है। ये लेज़र उतना 100 गीगावाट का पावर तो देता है, लेकिन आपको लगे 1 मिनट 100 गीगावाट, इतना तो अमेरिका का पावर प्रोडक्शन ही नहीं, कहाँ से आ जा रहा है 100 गीगावाट। ये बात एकदम सही है। आप पावर में हमेशा 2 फैक्टर लेता है, कितना पावर है और कितने समय के लिए है। यानी कि आप किलोवाट ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप किलोवाट खा रहे हैं, ठीक है, बिजली आप खा रहे हैं आराम से, नॉर्मल किलोवाट का बिजली बिल आ रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। लेकिन उसको उतना एनर्जी को आप जमा कर लीजिए, जैसे मान लीजिए 1 महीना तक आप उतना एनर्जी जमा किए, और उसको 1 माइक्रोन के अंदर, यानी 1 सेकंड को आप 1 लाख हिस्सों में बांटिए, उसमें एक छोटा सा हिस्सा में उतना पावर को डंप कीजिएगा, वो गीगावाट का पावर रेटिंग पहुंच जाएगा। ये लेज़र सब का काम वही है। ये सब लेज़र में ऐसा नहीं होता कि 100 गीगावाट का पावर एकदम खा रहा है, बिजली खा रहा है 100 गीगावाट का, नहीं, उतना नहीं है किसी का सब। ये सबको चार्ज किया जाता है। इसका सिस्टम ऐसा बनाया जाता है कि एनर्जी पूरी पंप की जाए और एक स्पाइक, और स्पाइक जितना आप छोटा करेंगे पावर उतना बढ़ते चला जाएगा। तो इनपुट पावर आपका सेम रहेगा। मान लीजिए आप बिजली ग्रिड से मान लीजिए खा रहे हैं आप 10 मेगावाट, आपका 10 मेगावाट ही रहेगा, लेकिन अगर पावर आप छोटा कर रहे हैं 10 मेगावाट को 1 सेकंड के अंदर कर डालिए, जो 1 घंटे से निकाल रहा था उसको आप कर दिए, मल्टीप्लाई हो गया वो वहीं पे, उसको और छोटा कर दिए, 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में कर दिए, मल्टीप्लिकेशन बढ़ते चला जाएगा। तो वैसे करके हम लोग पहुंच चुके हैं। लेकिन इस प्रोजेक्ट के लिए जो डिस्कशन हो रहा है उसमें है यही पावर, इस पावर लेवल को 1 घंटे के आसपास मेंटेन रखना है, यानी कि दुनिया का सबसे बिगेस्ट कंटिन्यूस पावर लेज़र एवर। मतलब लेज़र है हमारे पास, इस लेवल का लेज़र्स है, इस्तेमाल हो रहे हैं। टोक्यो में तो इससे भी बड़ा बनाने की बात हो रहा है, बम है, उसमें कोई डिस्कशन नहीं। लेकिन ये सारे लेज़र फ्लैश जैसे हैं। फ्लैश की जगह पे चाहिए लेज़र टॉर्च की तरह की चालू किए और चालू रहे। यहीं पे मेन समस्या आ जाता है। अब बात करते हैं कि आपको मैंने बताया कि धरती मूव कर रहा है, धरती घूम भी रहा है, और ऊपर से आप जिस टेक्टोनिक प्लेट में वो भी हिल रहा है, हमेशा हिलता रहता है टेक्टोनिक प्लेट, कोई फिक्स चीज़ नहीं है। और आप लेज़र किसी चीज़ पे मार रहे हैं और वो छोटा चीज़ होगा, कितना बड़ा चीज़ तो बनाने वाले हैं नहीं। हम लोग बात करें ग्राम में तो कितना मीटर स्क्वायर के बारे में बात किया जा रहा है, या 10 मीटर स्क्वायर बहुत हो गया तो जनरली उतने छोटे पे आपको लेज़र फोकस करना है। बैंड बच जाएगी। हमारा मैकेनिकल सिस्टम से इतना एक्यूरेट नहीं है कि वो पूरी तरह से फोकस कर सके। तो हमें ऐसा फोकसिंग सिस्टम चाहिए जो अभी हम बना नहीं सकते, लेकिन उससे भी काम नहीं होगा। मतलब आप एकदम बेस्ट एक्चुएटर लगा दिए, लेज़र का एम मिरर से एम कर रहा है, रेफर का वो भी नहीं कर पाएगा। लेकिन तो हिसाब ये बन रहा है कि इसमें फेस शिफ्टिंग भी करनी पड़ेगी। यहीं पे थोड़ा सा समस्या है। माइक्रोवेव के साथ फेस शिफ्टिंग
करना आसान हो गया है। यही आपके वाईफाई 6 में आ रहा है, यही आपका 5G टेक्नोलॉजी में, मतलब कि आपका एंटीना ऐसे सीधा फ्लैट रहेगा, लेकिन आप इलेक्ट्रॉनिकली एम कर सकते हैं। तो इससे ये लेज़र के साथ थियोरेटिकली पॉसिबल है, अभी तक कोई किया नहीं है, लेकिन थियोरेटिकली पॉसिबल है कि आपका लेज़र का मतलब मेन एम कर लीजिए, मेन एम के अंदर करेक्शन करें, मतलब आपको मेन जो मैकेनिकल सिस्टम है वो आपको एक एरिया में ले आता है और वैसे से वाइब्रेट का इसके अंदर वो आई बस, जैसे कैमरा में आई बस होता है वैसे किया जा सकता है। तो हम लोग को बहुत प्रिसाइज लेज़र चाहिए और इसीलिए पूरा खेला यही किया जाए कि क्राफ्ट को जितना हल्का हो सके बनाया जाए, ताकि ये लेज़र तुरंत उसको एक्सलेरेट कर सके। और ऐसा नहीं कि हाँ 2 घंटे तक वेट करो उसको एम करने का, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये हिसाब बात कर रहा है। और तिगड़म ये आ जाता है कि इसे एटमॉस्फेयर के बाहर निकालना है। हमारा एटमॉस्फेयर अलग अलग वेवलेंथ्स के साथ अलग अलग तरह का बिहेवियर करता है। रेडियो वेव्स अलग तरीके से जाती है, माइक्रोवेव सीधा आर पार जा सकता है, एक्सरे सीधे ब्लॉक हो जाता है, गामा रेज उतना अच्छे से नहीं आप जा पाता। मतलब हर ये स्पेक्ट्रम पे अलग अलग बिहेवियर है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा एटमॉस्फेयर है, हमारे एटमॉस्फेयर में हर चीज़ का एक ही मिक्स नहीं रहेगा। मतलब पूरा पीरियोडिक टेबल एटमॉस्फेयर में ऐसा थोड़ी है। मतलब नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन जिस परसेंटेज पे है, ऑक्सीजन है जिस परसेंटेज पे, आर्गॉन है जिस परसेंटेज पे, ये सब के कारण हमारा एटमॉस्फेयर में विंडोज बने हुए हैं कि ये विंडो में आराम से एनर्जी बाहर निकल सकती है, और अगर गलत स्पेक्ट्रम इस्तेमाल किए वो रिफ्लेक्ट वापस हो जाएगी, ग्लूमिंग करने लगे। ये सब लेजर वेपन सिस्टम बनाने वालों के लिए सबसे बड़ा समस्या यही है कि एटमॉस्फेयर ही एनर्जी खा जाता है। मतलब आईसीबीएम आ रहा है, लेजर आप बम बम बनाए, मारे लेजर सीधा एटमॉस्फेयर पर खा गया, उसका एटमॉस्फेयर ही खा गया एनर्जी, आईसीबीएम तक पहुंचा नहीं। ये बहुत बड़ा समस्या होता है। तो ऐसा मतलब स्पेक्ट्रम चाहिए होगा जो इस हमारा ये जो एटमॉस्फेयर है इसके आता जा सके बिना एनर्जी डंप किए। ये बहुत बड़ा समस्या है। और पूरा टारगेट प्लानिंग जो की जा रही है वो 1 घंटे का एक्सपोजर पे किया जा रहा है कि 1 घंटे के आसपास में ही आपको लेजर की जरूरत पड़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ 1-2 हफ्ता तक, 1-2 हफ्ता दिन हो जाएगा, समझ रहे हैं? मतलब हम लोग एम नहीं रख सकते। तो 1 घंटा का विंडो बन रहा है अभी लेजर के मामले में, यही हम लोग डिस्कशन हो रहा है। अब बात करते हैं सेल मतलब जिस पे लेज़र मारेंगे वो कैसे चलेगा। यहाँ पे हिसाब बनना कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ ये बहुत हल्का होना चाहिए। इसका मतलब है कि जो सोलर सेल बनाया जाएगा ये एटम थिक हो गया, मतलब बड़ा तो नहीं, कुछ एटम थिक होगा, बहुत ही पतला होगा, मतलब टेक्निकली ट्रांसपेरेंट होगा, ये बनाना है। दूसरा, जो भी लेज़र आप इस्तेमाल कर रहे हैं उस लेज़र पे 100% रिफ्लेक्टिव होना चाहिए। आप ये समझिए कि लेज़र को हम लोग रिफ्लेक्ट कैसे करते हैं। अगर लेज़र मेटल में छेद कर देता है, रिफ्लेक्ट कैसे कर लेते हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि अलग अलग गैसेस, अलग अलग मटीरियल, अलग अलग एलिमेंट अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है। कुछ कुछ केसेस में आप ऐसा इस्तेमाल कर सकते हैं कि जैसे मान लिया आप का लेज़र जो है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम का है, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम गोल्ड ऐसे रिफ्लेक्ट करता है जैसे कोई लेना देने का फर्क नहीं पड़ता। आप 1 गीगावाट लाओ या 100 गीगावाट लाओ, आराम से रिफ्लेक्ट कर देगा। लेकिन वहीं पर अगर आप एल्यूमिनियम रखे हो सीधा छेद कर देगा। क्यों? क्योंकि वो मतलब अलग तरीके से रिएक्ट कर रहा है। तो आपको ऐसा चाहिए जो 100% रिफ्लेक्टिविटी दे उस स्पेक्ट्रम पे जिसको आप इस्तेमाल करें। टेक्निकली पॉसिबल है, लेकिन मतलब बस समझ रहे कि आपको ऐसा चाहिए जो मटेरियल मिले, फिर ऐसा चाहिए वो मटेरियल ग्राफीन जितना स्ट्रांग हो तभी जाके इतना पतला इतना बड़ा सेल बन सके, और उसमें रिफ्लेक्टिविटी भी उतनी हो, और उसके बाद वो स्पेक्ट्रम मैच करे ताकि आप एटमॉस्फेयर के बाहर भेज सकें। मतलब बहुत आप देख रहे हैं ऐसे ही इंजीनियरिंग के सारे प्रोजेक्ट है कि ये करना है, उसके बाद ये होना चाहिए, उसके बाद ये होना, ऐसे ऐसे चेक पॉइंट्स जो बन रहे हैं वो चेक पॉइंट्स में ये है। अब तिगड़म ये है कि हम लोग इसे 1 घंटे के अंदर लाइट स्पीड के आसपास का एक्सेलरेशन देना चाह रहे हैं। यानी वो जी फोर्स जो बनेगा वो 1000 जी से भी आगे जा सकता है। मतलब अभी इलेक्ट्रॉनिकली अगर बात करें कि सबसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम कहाँ इस्तेमाल होता है, वो इस्तेमाल होता है आर्टिलरी, जो आप देखते हैं मतलब तोप में इस्तेमाल किया जाता है। उस तोप के गोले में जो नोज कोन में जो कंप्यूटर मैकेनिक्स रहता है वो सब उतना हाई जी फोर्स बर्दाश्त करता है। कुछ कुछ सिस्टम उससे भी ज़्यादा जी फोर्स इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन हम लोग उससे अलग लेवल पर पहुंच जाएंगे। अब प्लस ये हल्का मतलब आर्टिलरी के केस में एकदम उसको एकदम पॉटिंग की जाती है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को कि वो टिक सके। यहाँ पे उतना वजन ही नहीं है, उतना जगह ही नहीं, कुछ नहीं, आपको किसी तरह से ऐसा बनाने की वो 1000 जी बर्दाश्त कर सके। ये बहुत बड़ा समस्या है। अब बात करते हैं थोड़ा हकीकत पे आते हैं। ये सब सपना मतलब बड़े बड़े लोग, अब मतलब मार्क ज़करबर्ग जैसा आदमी जिसका पॉकेट भारी है, स्टीफन हॉकिंस जब जिंदा थे वो भी इसको सपोर्ट कर रहे थे, कार्ल सेगन इसको सपोर्ट कर रहे थे। तो ये हो क्यों नहीं रहा है? हिसाब ये बनता है कि ये लेज़र के बारे में आप बात करें, वहीं पर पॉलिटिशियन सारा बंद कर देगा कि आप लेज़र बोले चलो बंद, चलो निकल लो काम खत्म, हमको डिस्कशन नहीं करना है। क्योंकि आप बिग एस लेज़र के बारे में बात करें, आप 100 गीगावाट का लेज़र के बारे में बात करें, बिजली का बिल तो छोड़ दीजिए, ये लेज़र इतना पावरफुल होगा कि अंतरिक्ष में कोई भी चीज़ डिस्ट्रॉय कर सकता है, कोई भी स्पेस स्टेशन डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये सब इतना पावरफुल होगा मून बेस को उड़ा देगा। इतना पावरफुल के बारे में आप बात कर रहे हो, तो ये मतलब समझिए सीधा वेपन सिस्टम है। हर देश का सैटेलाइट है, हर देश का स्पेस स्टेशन हो जाएगा धीरे धीरे कर करके। ये बहुत खतरनाक चीज़ है। सीधा लोग वहीं ना जी ना,
ना, ऐसा रिस्क नहीं ले सकते कि मतलब इंसानियत के साथ इतना बड़ा रिस्क नहीं लिया जा सकता। फिर आप बात कर रहे हो लेज़र के बारे में। लेज़र के बारे में अगर आप पढ़ें कि कोई लेज़र एफिशिएंट नहीं होता है, 20 से 30% में हम लोग ग्रोथ दे रहे हैं। आप 100 गीगावाट का अगर लेज़र बना रहे हो तो उसका मतलब उससे 3 गुना या 4 गुना आपका एनर्जी प्रोडक्शन होगा, और उसका भी अगर आप वेस्ट हीट देखेंगे तो मतलब इतना ज़्यादा वेस्ट हीट होगा कि आप कुक कर दोगे धरती को। और धरती का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इस पर इंफ्रारेड जो हमारा रेडिएशन है जो निकलता है थर्मल रेडिएशन के तौर पर, वो बाउंस कर रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड उसे वापस बाउंस कर देता है, और उसमें आप ऐसा चीज़ करने जा रहे हो ये तो सीधा पका देगा धरती को। क्योंकि 100 गीगावाट का एनर्जी तो लेज़र आप निकल गया बाहर, आपने उसके लिए बनाया था कि 100 बाहर निकलना चाहिए, लेकिन 100 को बनाने के लिए लेज़र के मामले में आपको कम से कम 300 चाहिए होगा। 300 बनाने के लिए आपको 300 गीगावाट का बिजली बनाना पड़ेगा। अस्यूमिंग वो कहाँ से आ रहा है, 300 गीगावाट का आपको कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करना पड़ेगा एटमॉस्फेयर में। मतलब ये किसी भी हालत में इतना बड़ा लेज़र बनाना पॉसिबल ही नहीं है बिना धरती को नुकसान पहुंचाए। तबाह नहीं करेंगे लेकिन नुकसान ज़रूर पहुंचा देंगे। और हिसाब ये समझिए कि आपने ये सब कर दिया, कहीं से करके आपने ऐसा एनर्जी सोर्स निकाल दिया जिसमें कोई समझ, मान लीजिए फ्यूजन हम लोग कर लेते हैं तो, और उसमें वेस्ट हीट का उतना ज़्यादा समस्या नहीं होता है। मान लीजिए फ्यूजन कर लेते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और रिलीज नहीं करें, चलो वो समस्या सॉल्व हो जाता है। वेस्ट हीट भी आप मान लीजिए हिसाब लगाते हैं कि ठीक है धरती उसको ये कर सकता है, मतलब डिजॉल्व कर देगा धीरे धीरे, अंतरिक्ष में रिलीज कर देगा बिना ज़्यादा नुकसान के। चलो उसके बाद एक समस्या आता है कि आपको जस्ट एक फ्लाई बाय मिलेगा, मतलब प्लेनेट होगा, अंतरिक्ष में आप स्लो नहीं हो सकते। यही बात होता है कि आपने इतना मेहनत किया, एकदम 100 गीगावाट का लेज़र में हज़ारों सेल्स भेजने पड़ेंगे, क्योंकि 90% डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि स्पेस वैक्यूम है, ये बात एकदम सही है। 100% वैक्यूम नहीं है, कोई भी चीज़ 100% वैक्यूम नहीं होता है, हमेशा कोई ना कोई पार्टिकल्स होते हैं। और जिस स्पीड पे आप जा रहे हो उस स्पीड पे एक माइक्रोन ग्राम का अगर डस्ट पार्टिकल रहा, वो सीधे न्यूक्लियर लेवल का धमाका कर देगा आपके क्राफ्ट में। तो क्राफ्ट उड़ते ही जाएंगे, मतलब सीधे भिड़ा स्वाहा, वो क्राफ्ट किया तो 1000 भेजेंगे तो कुछ ना कुछ बच के पहुंच जाएगा। तो हिसाब कुछ मैथमेटिक्स के हिसाब से आ रहा है कि मतलब सोलर सिस्टम से निकलेंगे उस टाइम सबसे ज़्यादा डैमेज होगा, क्योंकि हम लोग और क्लाउड के अंदर, और क्लाउड में खूब सारे डिब्री हैं, पार्टिकल्स हैं, डस्ट हैं, उसी में ज़्यादा डैमेज होगा। एक बार जब और क्लाउड से बाहर निकल जाए, जो हमारा मतलब सोलर सिस्टम का टोटल सन का इन्फ्लुएंस है उससे बाहर निकल, तब एक साफ सुथरा हवा निकला, उसमें चलता रहेंगे। लेकिन फिर अब दोबारा जब अल्फा सेंचुरी में घुसेंगे, उसका भी एक आउटर क्लाउड होगा, उसमें घुसते घुसते काफ़ी सारे पीस तबाह हो जाएंगे। एंड में तुक्का मारे शायद 1-2 पीस पहुंच जाए, मतलब 1000 भेजेंगे, लकी रहे तो 1-2 पीस पहुंचेगा। और उसके बाद हिसाब ये बनता है कि मान लीजिए 1000 के 1000 भी पहुंच गए, तुक्का मारे हो गया ऐसा, वो सब लाइट स्पीड पे चल रहे हैं, मतलब 0.2% लाइट स्पीड पे चल रहे हैं, यानी सीधे बस प्लैनेट फ्लाई बाय, काम खत्म। बस उतना ही देर आपको मिलेगा डेटा कलेक्शन के लिए, उसके बाद कुछ नहीं कर सकते। तो हिसाब यही समझिए कि ना हमारे पास इसके लिए टेक्नोलॉजी है, इतना बड़ा लेज़र बनाना मतलब ह्यूमैनिटी के तौर पे बहुत खतरनाक बात है। दूसरा, इस लेज़र का वेस्ट हीट इतना ज़्यादा होगा कि वही सबसे बड़ा समस्या है, और इतना सब करने के बाद जो आप फाइनल बनेगा वो भी यूजलेस होगा, क्योंकि वो इतना हाई स्पीड पे वो फ्लाई बाय करेगा कि हमारा अभी सबसे हाई स्पीड फ्लाई बाय किए थे प्लूटो का, मतलब आया शो, मतलब कुछ घंटे के अंदर वो अब यहाँ घंटा भी नहीं मिलेगा, कुछ सेकंड्स मिलेंगे, क्योंकि आप 0.2 पे चल रहे हो। तो प्रैक्टिकली ये प्रोजेक्ट कभी बनने वाला नहीं है 99% केसेस में। इसका छोटा वर्जन बनाया जा सकता है, इसका बड़ा वर्जन बनाया जा सकता है। मैं इसे देख सकता हूँ कि मतलब सोलर सिस्टम की स्टडी करने के लिए किया जा सकता है, और क्लाउड को स्टडी करने के लिए किया जा सकता है, बहुत सारा चीज़ हो सकता है, लेकिन अल्फा सेंचुरी में इससे जाना नहीं, वो तो पॉसिबल नहीं। जब तक मून पे जाके मून पे कोई एनर्जी कलेक्ट करके मून से लेज़र ना बना ले, तब तक मैं इस पे उतना बहुत कम ही चांस है। तो हकीकत ये है, लॉजिकली ये सब किया जा सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली एक भी चीज़ इसका नहीं होने वाला। तो ये प्रोजेक्ट का प्रोबेबिलिटी कितना परसेंट चांस है इसका सक्सेसफुल होने का, 0 है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन ब्रेक थ्रू स्टार शॉट के बारे में, और क्यों इसके बारे में बस आप हमेशा बस सिर्फ वीडियो सुनते हैं, कभी रियल देखते नहीं हैं। तो उम्मीद करता हूँ कोई वीडियो अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला, समझ में आओ। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखे, हर कमेंट जब देने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जो मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।